महक जब अपना सिर उठाकर देखती है तो उसे सुधांशु ने संभाल रखा था। सुधांशु को देखकर महक की आंखें नम हो जाती हैं। सुधांशु गुस्से भरी नजर से रचना को देखते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को इस तरह से धक्का देने की। रचना सुधांशु की बात पर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम बेशर्म लड़के तुम ही हो ना जिसने मीरा। सुधांशु रचना की बात को बीच में काट कर बोला, माइंड योर लैंग्वेज, 1 महीने हो गए मैंने आपके घर की बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और सबसे जरूरी बात, मुझे पता नहीं था कि रईस-ए-जादियां ऐसी घटिया हरकत करती हैं, दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हैं और बिल किसी शरीफ जादे के नाम का फाड़ती हैं। सुधांशु की बात पर रचना उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मीरा की इस तरह से इंसल्ट करने की। सुधांशु भी रचना पर चिल्लाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी की इस तरह से बेइज्जती करने की। होंगे आप लोग रईस-ए-जादे, हमारी भी कोई इज्जत है। और आप क्या मेरी दीदी को निकालोगी, मैं खुद आपके इस खोखले आलीशान घर में अपनी बहन को नहीं रखने वाला। महक सुधांशु के हाथ को पकड़ते हुए बोली, सिद्धू शांत हो जाओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। सुधांशु अपनी आंखों में नमी लिए महक से बोला, आई एम सॉरी दीदी, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उस दिन ट्रिप पर जाता ही नहीं। मैंने कल रात को मीडिया में न्यूज़ देखी, तब जाकर मुझे पता चला कि आप इन अमीरों के पाले में पड़ चुकी हैं। महक सुधांशु की आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, शांत हो जाओ सिद्धू, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और माफी मांगने की भी नहीं। मुझे पता था कि मेरा सिद्धू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी दीदी और उसके मम्मी पापा को अपना सिर नीचे करना पड़े। सुधांशु महक की बात पर नम आवाज में बोला, सब मेरे कारण हो रहा है। काश मैं मीरा सारंग से मिला ही नहीं होता तो शायद आज आपकी जिंदगी इस कदर बर्बाद नहीं होती। नफरत है मुझे मीरा सारंग और उसके पूरे परिवार से। इतना कहते हुए सुधांशु की आवाज में गुस्सा भर आता है। निर्जला जो कि मंदिर गई हुई थी, सुधांशु और महक के साथ उसके सामान को बाहर देख हैरान हो जाती है। निर्जला एंट्रेंस की तरफ आते हुए महक से बोली, महक तुम बाहर क्या कर रही हो और तुम्हारा सामान किसने बाहर रखा, चलो अंदर। रचना निर्जला की बात पर गुस्से से बोली, वो लड़की हमारे घर में नहीं आएगी, इसका ये फटीचा भाई अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा सकता है। सुधांशु रचना की बात पर महक के हाथ को पकड़कर बोला, और मैं खुद यहाँ पर अपनी बहन को एक पल भी नहीं रखने वाला। निर्जला रचना से गुस्से में बोली, रचना तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महक को घर से बाहर निकालोगी। तुम्हें कोई हक नहीं है उसे इस घर से बाहर निकालने का। रचना निर्जला की बात पर बोली, तो मैं भी देखती हूँ कौन इस दो कौड़ी की लड़की को घर के अंदर लेकर आता है। निर्जला महक के हाथ को पकड़कर बोली, महक अंदर चलो। सुधांशु महक के दूसरे हाथ को पकड़कर निर्जला से बोला, आंटी मुझे यहाँ पर बहस नहीं करना है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, इसलिए मुझे इसे यहाँ से ले जाने दीजिए। सुधांशु की बात पर निर्जला परेशानी भरी स्वर में बोली, लेकिन सुधांशु, महक मृत्युंजय की पत्नी है और इस तरह से तुम उसकी पत्नी को उससे दूर नहीं कर सकते। सुधांशु निर्जला की बात पर बोला, आंटी जी यहाँ आते ही मैंने देख लिया है कि मेरी बहन को किस तरह से एक बहू होने का प्यार यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं अपनी बहन को नहीं थामता तो शायद अभी वो हॉस्पिटल में होती। निर्जला महक के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, महक कुछ समझाओ तुम सुधांशु को, इस तरह से रिश्ते तोड़े नहीं जाते बेटा, उसे एक मौका देने से वो और बेहतर हो जाते हैं। महक सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सिद्धू तुम्हें घर जाना चाहिए। सुधांशु महक की बात पर हैरान होते हुए बोला, व्हाट, हैव यू लॉस्ट योर माइंड दीदी, मैं आपको इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़कर घर चला जाऊं। महक सुधांशु की बात पर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, सिद्धू रिश्तों को समझने से और उसे सुझाने से रिश्ते सुधर जाते हैं। तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें ये सब गलत लग रहा है, बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ। सुधांशु महक की बात पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, दीदी मेरी गलती के कारण आप आज इस जाल में फंसी हो और आप कह रहे हो कि मैं आपको इसी जाल में छोड़कर चला जाऊं। रचना उन दोनों के बीच में बोलते हुए बोली, तुम दोनों का भाई बहन चारा यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें जो तमाशा करना है जाकर अपने घर में करो। निर्जला रचना को साइड करते हुए महक के हाथ को पकड़ उसे वापस विला के अंदर ले आती है और उसके साथ साथ सुधांशु भी अंदर आ जाता है। निर्जला महक को सोफे पर बैठा देती है, उसके बाद रचना की तरफ मुड़कर कहती है, रचना मुझे पता है कि तुमने जय की परवरिश की है और इसीलिए वो तुम्हारी इज्जत करता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुमने उसकी जान बचाई थी और उसी एहसान तले को दबा हुआ है, वरना तुम्हारी बदतमीजी यहाँ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। महक जय की पत्नी है और यो हक तुम तो क्या खुद मृत्युंजय भी उससे नहीं छीन सकता, इसलिए याद रहे दोबारा तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े, वरना माँ पापा को यहाँ बुलाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी।
रचना महक को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रचना के जाने के बाद निर्जला सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, सुधांशु दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। निर्जला की बात पर सुधांशु उसकी तरफ देखते हुए बोला, आंटी क्या आप लोगों को पता है कि मीरा किसके साथ भागी है? निर्जला सुधांशु की बात पर अपना सिर झुकाकर बोली, पहले हम सबको यही लग रहा था कि तुम हो जिसने मीरा को बहला फुसलाकर अपने साथ भागने पर मजबूर किया, लेकिन अब पता चल रहा है कि मीरा सच में किसी और के साथ चली गई है। सुधांशु महक की तरफ देखते हुए बोला, दीदी आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, उसकी भुगतान मैं खुद को और आपको इस बदनामी भरे इल्जाम से बाहर निकाल कर करूंगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि मीरा सारंग आखिर कहाँ भाग गई। सुधांशु की बात पर महक कुछ नहीं कहती, तो सुधांशु निर्जला की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपनी बहन को पग फेरे की रस्म के लिए लेकर जा रहा हूँ। महक निर्जला की तरफ देखने लगती है, तो निर्जला सुधांशु से कहती है, हाँ जरूर तुम उसे लेकर जा सकते हो। सुधांशु महक से बोला, दीदी चले। महक अपना सिर हिलाती है। सुधांशु जाने से पहले निर्जला की तरफ देखते हुए कहता है, अगर आप लोगों को मेरी दीदी वापस चाहिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मिस्टर सारंग उन्हें लेने जरूर आएंगे। सुधांशु की बात पर निर्जला अपना सिर हिला देती है, तो सुधांशु महक को लेकर अवस्थी हाउस के लिए निकल जाता है। निर्जला उन दोनों को जाता हुआ देखकर गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, क्या आज महक को लेने जाएगा? यही सोचते हुए निर्जला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अवस्थी हाउस। महक सुधांशु के साथ घर आती है। नीरू अपनी बेटी को इतने दिनों बाद देखकर रो पड़ती है, जिस पर महक उन्हें गले लगाते हुए रोते हुए कहती है, माँ बस कीजिए, मैं वापस आ गई ना। नीरू महक की बात पर रोते हुए बोली, हाँ तुम वापस आ गई, प्लीज बेटा अब अपनी ये जिद छोड़ दो, उस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगी। नीरू की बात पर महक उसे हैरानी से देखते हुए बोली, लेकिन माँ, सारंग परिवार मेरा घर है, इस तरह से मैं बिना प्रयास करे रिश्तों को कैसे तोड़ दूं? सुधांशु महक की बात पर बोला, आप उन लोगों के लिए चाहे कुछ भी कर लो दीदी, वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और एक दिन आपको घर से निकाल देंगे, जैसे उस घर की बेटी ने मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया। महक सुधांशु की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, सिद्धू उस घर के सभी लोग ऐसे नहीं है, बच्चा। शेखर जी आते हुए महक की बात पर बोले, मैं 2 बार वहां गया हूँ और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि उस घर के लोग कैसे हैं। सब दोहरी जिंदगी जीने वाले हैं, फेस टू फेस कुछ दूसरा और चेहरे के पीछे फिर से वही शातिर दिमाग। इन सब से दूर रहो तुम महक, और मान लो हमारी बात, मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं कोर्ट से तुम दोनों का तलाक करवा सकता हूँ। महक शेखर जी की बात पर अपनी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन पापा, वो मेरे पति है। शेखर जी इस बार गुस्से से बोले, कोई पति नहीं है तुम्हारा, वो जबरदस्ती के रिश्ते में तुम खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सुधांशु तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन देखना उस घर से कोई तुम्हें लेने वापस नहीं आएगा, इसलिए बेहतर यही है कि चलो यहाँ से वापस। महक शेखर जी की बात पर बोली, पापा मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन उस घर में पापा माँ और विकल्प भैया चाचा जी मृत्युंजय के दोस्त और उसके सारे साथी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। चंद लोगों के गलत व्यवहार के लिए मैं पूरे घर को तो नहीं छोड़ सकती पापा। शेखर एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो महक, इस तरह से बिना सोचे समझे फैसले क्यों लेती हो? हम जो कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन अगर तुम सच में ये रिश्ता अपनाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। महक शेखर जी की बात पर मुस्कुरा देती है और उन्हें गले लगाते हुए कहती है, मुझे आपके हाथों के पैनकेक खाने हैं, बहुत मिस किया मैंने। शेखर महक के पीठ को थपथपाते हुए बोले, परेशान मत हो, मैं तुम्हें जरूर बनाकर खिलाऊंगा, जाओ जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। महक शेखर जी की बात पर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। बाकी लोग अपने काम में लग जाते हैं। आखिरकार महक की खातिरदारी जो करनी थी। शाम का वक्त, सारंग विला। मृत्युंजय ऑफिस से घर आता है और हमेशा की तरह बिना किसी से बात करे अपने कमरे में चला आता है और कोट, बैग, शर्ट निकालकर सोफे पर फेंक देता है। मृत्युंजय सीधा बाथरूम में चला जाता है। जब उसे बाथरोब रैंक पर नहीं मिलती तब वो थोड़ा गुस्से पर चिल्लाते हुए कहता है, महक, महक मैंने तुमसे कहा है ना, मेरा सामान यूज मत किया करो, बाथरोब कहाँ है? लेकिन मृत्युंजय को कोई जवाब नहीं मिलता, जिस पर मृत्युंजय टॉवल लपेटकर कमरे में आता है, तो देखता है, वहां पर कोई नहीं था। वो गहरी सांस ले खुन्नस में क्लोजेट में जाता है और लोअर टी शर्ट निकालकर पहन फिर से कमरे में आ जाता है। मृत्युंजय अपना लैपटॉप लेकर फिर से काम के लिए बैठ जाता है। आधे घंटे बाद वो टाइम की तरफ देखता है, जिसमें उसकी कॉफी का वक्त हो गया था।
इसलिए मृत्युंजय फिर से चिल्लाते हुए कहता है, महक मेरी कॉफी, आज तुम इतनी इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो। तभी एक सर्वेंट आकर कॉफी टेबल पर रख देता है। मृत्युंजय जो काम में डूबा हुआ था, उसे महक समझकर डांटते हुए कहता है, महक तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूं मैं, ऐसे तो मेरे हर काम को करने के लिए एक्टिव रहती हो और आज, कहते हुए सर्वेंट की तरफ देखता है, जो कि डरा सहमा सा उसे ही देख रहा था। मृत्युंजय कंफ्यूज भरा चेहरा बनाकर बोला, तुम कौन हो और महक कहाँ है। महक का जिक्र पर उस सर्वेंट को सिर्फ इतना याद था कि आज दोपहर में रचना उसे घर से निकाल रही थी। बाकी घर वालों की बीच की बात उसे नहीं पता थी, क्योंकि सारे नौकर वहां से चले गए थे। सर्वेंट को फिर से खोया हुआ देखकर मृत्युंजय इस बार गुस्से से बोला, मैंने पूछा महक कहाँ है, और उसकी जगह तुम कॉफी लेकर क्यों आ रहे हो। सर्वेंट डरते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, आज छोटी मालकिन ने मैडम को घर से निकाल दिया। मृत्युंजय हैरान होकर बोला, व्हाट, चाची ने महक को घर से निकाल दिया, क्यों। सर्वेंट डरी हुई नजर से उसकी तरफ देखता है, तो मृत्युंजय उसे हाथ दिखाकर वहां से जाने के लिए कहता है। मृत्युंजय के इशारे को पाते ही सर्वेंट जल्दी से वहां से चला जाता है। मृत्युंजय खुद से बोला, चाची ने महक को घर से निकाला, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, वो मेरी बीवी है। इतना सोचते हुए मृत्युंजय बिना कोई रिएक्ट करे फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन इस काम के दौरान वो कई बार महक को आवाज लगाता है, जिससे बार बार वह सर्वेंट ही उसका सारा काम करने लगता है। रात का वक्त, डाइनिंग टेबल, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय भी आकर बैठ जाता है। उसे डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन पहला चम्मच खाते हैं उसका मुंह बन जाता है। वो थोड़ी नाराजगी से कहता है, महक तुम खाना बनाना भूल चुकी हो क्या। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रचना मृत्युंजय को घूर रही थी। निर्जला हल्की शरारत के साथ बोली, बेटा, महक अपने घर चली गई है और ये खाना सर्वेंट ने बनाया है, इसलिए महक को दोष देना बंद करो। मृत्युंजय निर्जला की बात पर बिना कोई जवाब दिए बस डिनर करने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। रचना सभी को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। विकल्प निर्जला की तरफ देखते हुए बोला, मॉम लेकिन कुछ भी कहो, जब से भाभी के हाथ का खाना खाने को मिला है तब से किसी और के हाथ का खाना बहुत बोर लगता है। राजेंद्र विकल्प की बात पर बोला, अपने भाई को जाकर समझाओ कि हमारे घर की बहू को जल्दी लेकर आ जाए, ताकि हमें टेस्टी खाना खाने को मिले, वरना इसी तरह हर रोज बोरिंग खाना खाने को मिलेगा। राजेंद्र की बात पर विकल्प मुंह बनाते हुए बोला, मुझे भरी जवानी में मरने का शौक नहीं है जो मैं मृत्युंजय भाई के गुस्से की अग्नि में कूदकर सुसाइड करने चला गया। फिलहाल तो रात हो गई है, इसलिए मैं चलता हूँ कमरे में। इतना कहकर विकल्प बिना किसी की बात सुने अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विकल्प के जाने के बाद राजेंद्र और निर्जला एक दूसरे को देखते हैं और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। मृत्युंजय अपने कमरे में पूरे कमरे को स्कैन करता है, तो उसे सिर्फ महक नजर आ रही थी। चंद दिनों में ही उसने इस कमरे में काफी अच्छा कब्जा जमा लिया था। उसकी बॉडी की खुशबू अभी भी उस कमरे में मौजूद थी। मृत्युंजय अपने ख्यालों को झटकते हुए जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन नींद कोसों दूर थे। वो खुद से बोला, क्या हो रहा है मुझे, क्यों बार बार याद आ रही है वो लड़की। मृत्युंजय को नींद न आने के कारण वो रात में ठीक से सोया नहीं था, क्योंकि उसे महक को गले लगाकर सोने की आदत हो चुकी थी। मृत्युंजय फ्रेश होकर सीधा नीचे आता है, तो देखता है सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विकल्प मृत्युंजय को देखते हुए बोला, भाई, शोभित भाई आ रहे हैं वापस। मृत्युंजय विकल्प की बात पर बोला, ठीक है। इतना कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ जाता है। विकल्प मृत्युंजय के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हो गया भाई, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या। मृत्युंजय विकल्प को घूरते हुए बोला, खन्ना वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है क्या, हद से ज्यादा तुम्हारी जुबान की दुकान चल रही है। विकल्प मृत्युंजय की कड़वी बात पर मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। निर्जला मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, जय कल सुधांशु महक को लेने आया था। सुधांशु के जिक्र को सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके कहता है, वो लड़का वापस आ गया और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला, नॉट बैड। मृत्युंजय की बात पर निर्जला उसे समझाते हुए बोली, पग फेरे की रस्म के लिए महक को लेने आया था। जिस पर मृत्युंजय बोला, हाँ तो विकल्प को भेज दीजिए, वापस ले आएगा वो महक को। निर्जला मृत्युंजय की बात पर बोली, लेकिन सुधांशु ने कहा है कि अगर तुम उसे लेने नहीं जाओगे तो सुधांशु महक को वापस सारंग विला कभी नहीं छोड़ने वाला। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, वो 2 फुट का लड़का मेरी बीवी को मुझसे दूर करेगा। विकल्प मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन भाई,
पग फेरे के रस्म के लिए पति ससुराल जाता है अपनी बीवी को लेने। अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाला। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर रहेगा तो चला जाऊंगा लेने, वरना कह देना कि पड़ी रहे अपने मायके में। इतना कहकर मृत्युंजय बिना नाश्ता करे ऑफिस के लिए निकल जाता है। रचना सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, अब तो आप सब लोगों के दिल में ठंडक आ गई होगी ना, जब उस लड़की का नाम सुबह सुबह लेकर जय का दिमाग खराब कर दिया। पीताम्बर रचना की बात पर बोला, अब तुम्हारा बेटा आ रहा है ना, उस पर ध्यान दो। मृत्युंजय की जिंदगी में दखल मत दो, क्योंकि उसकी बीवी है उसे संभालने के लिए। रचना पीताम्बर की बात पर बोली, हाँ तो आपको क्या लगता है कि शोभित के आ जाने से मैं मृत्युंजय पर ध्यान नहीं दूंगी? ऐसी माँ नहीं हूँ मैं, जो एक बच्चे के आ जाने पर दूसरे बच्चे को भूल जाती है। कहते हुए रचना निर्जला को डोंट करती है। निर्जला रचना के डोंट को सुनकर भी इग्नोर कर देती है। फिर सभी लोग अपना नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर ड्राइविंग कर रहा मृत्युंजय खुद से बोला, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, मेरे घर में आकर मेरे घर वालों को धमकी दे रहा है। इतना कहते हुए मृत्युंजय अपना फोन देखता है, लेकिन उसके पास महक का नंबर नहीं था और उसे अच्छे से याद था कि उसने बहुत का फोन तोड़ दिया है। मृत्युंजय राघव को कॉल करता है। दूसरी तरफ से राघव कॉल अटेंड करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। मृत्युंजय राघव की बात पर बोला, कहीं मैं तुम्हारी मॉर्निंग बैड ना कर दूं, इसलिए इज्जत के साथ मुझे ऑफिस में मिलो और हाँ एक अच्छा सा फोन खरीद कर लाना। मृत्युंजय कड़वी आवाज सुनकर राघव की बची खुची नींद भी गायब हो जाती है, इसलिए वो ओके सर कहकर जल्दी से कॉल कट कर देता है। अवस्थी हाउस। महक हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ चुकी थी, इसीलिए वो अपने पुराने सूट सलवार पहने रेडी हो चुकी थी और सुधांशु के साथ पास ही के राधा कृष्णा मंदिर में पूजा करने आए थी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी महक की थाली में प्रसाद देकर उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं। मोहल्ले की कुछ आंटियां जो पूजा करने के लिए आई हुई थी, महक की तरह देखते हुए कहती है, अरे महक बेटा, बहुत दिन बाद तुम यहाँ पर आई हो, कहीं गई थी क्या? महक उनकी बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, हमारी शादी हो चुकी है आंटी, इसीलिए हम अपने ससुराल में रहते हैं। आंटी महक की बात पर हैरानी से बोली, लेकिन मिसेज अवस्थी, नीरू अवस्थी ने तो नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और ना ही किसी को पता है इस बारे में। महक उनकी बात पर बोली, जल्दबाजी में किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला आंटी, इसीलिए पता ही नहीं है किसी को कि मेरी शादी हो चुकी है। वैसे नाश्ते का वक्त हो रहा है, इसीलिए अब मैं चलती हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे। महक ने बात को टालते हुए कहा और सुधांशु की तरफ देखकर उसे इशारे से चलने को बोली। सुधांशु महक के इशारे को समझते हुए उसके साथ मंदिर से बाहर आ जाता है और वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं कि बीच में ही महक को किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे ही चिल्ला रहा था। महक मुड़कर देखती है तो अजीत अपनी बाइक में उसी की तरफ आ रहा था। महक अजीत को इतने दिनों बाद देख मुस्कुराते हुए बोली, अजीत जी, आज फिर आपको देर रही हो गई स्कूल जाने के लिए। अजीत महक की बात पर उसे कुछ कहने लगता है कि उसकी नजर महक के सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाती है, जिससे वो चुप हो जाता है। अजीत को चुप देखकर महक आगे बोली, क्या हो गया, हमने कुछ पूछा आपसे? अजीत महक की आवाज पर अपने ख्यालों को झटकते हुए बोला, अब हम आपकी तरह तो नहीं है महक जी, कि बिना बताए चोरी चुपके शादी कर ली और पार्टी भी नहीं दिया। महक अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए, कोई बात नहीं, शाम को आप घर आ जाएगा, हम आपको अपने हाथों से आपका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाएंगे। अजीत महक की बात पर बोला, जी नहीं, हम तो बाहर ही ट्रीट लेंगे, इसलिए आप देख लीजिए जेब खाली करेगी या फिर नहीं। सुधांशु अजीत की बात सुनकर बोला, उसकी फिक्र आप मत कीजिए अजीत भाई, आपको खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। जिस पर अजीत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, हमें तो महेश जी से ट्रीट चाहिए, शादी आपकी नहीं उनकी हुई है। महक अजीत की बात पर मुस्कुरा देती है और अपना सिर हिला देती है। उसके बाद महक अजीत से इजाजत लेकर घर की तरफ सुधांशु के साथ चली जाती है। अजीत जाती हुई महक को देखकर बोला, आपकी आंखों में जो देखा वो सच है या फिर हमारी ही आंखों का धोखा है, आप खुश नहीं हैं? इतना कहते हुए अजीत स्कूल के लिए निकल जाता है। सारंग कंपनी। मृत्युंजय अपने केबिन में बैठा हुआ था, उसके सामने राघव अलग अलग ब्रांड के फोन पकड़े खड़ा था, जिन्हें मृत्युंजय बड़ी शिद्दत के साथ घूर रहा था। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, मैंने कहा था कि तुम कोई अच्छा सा फोन लेकर आना, यहाँ पर मोबाइल शॉप खोलने के लिए नहीं कहा था, डफर। राघव जैसे ही अपना मुंह खोलता है कि रिंगटोन बजने लगती है, होश उड़ा देता है मेरा, नूरे मुजस्सम तेरा। राघव की खून सूखने वाली थी, वही मृत्युंजय उसे अपनी ब्लड रेड आंखों से लगातार घूरे जा रहा था।
तभी उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों उस तरफ देखते हैं तो राजीव हंसते हुए आ रहा था। राघव राजीव की खुशी पर मुस्कुराते हुए बोला, आपका ब्रेकअप हो गया क्या सर, आप इतने खुश हो। राजीव की हंसी गायब हो जाती है और वो राघव को घूरते हुए नाराजगी से कहता है, इडियट, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ब्रेकअप कहाँ से होगा। राघव अपने दांत दिखाते हुए बोला, मैंने तो बस तुक्का मारा था सर, मुझे पता नहीं था कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। राजीव राघव की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, आंख के अंधे, तुमने मुझे कब किस लड़की के साथ देखा है जो तुम मुझे सिंगल नहीं समझते। राघव फिर से बोला, जैसे हमारे बॉस शादी से पहले ही और बिना बॉयफ्रेंड के ही बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, उसी तरह मुझे लगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। राजीव मृत्युंजय की तरफ तिरछी नजरों से देखता है, क्योंकि वेटिंग बॉल से खेल रहा था। राजीव राघव के हाथ को पकड़कर बोला, तुम यहाँ से जाओ वरना तुम्हारा सिर फूट जाएगा। राघव कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है तो उसकी नजर में तू जाके हाथ पर जाती है, इसलिए वो बिना एक भी सवाल के तुरंत वहां से निकल जाता है। राघव के जाने के बाद राजीव मृत्युंजय को देखते हुए हंसने लगता है, जिस पर मृत्युंजय वेटिंग बॉल फर्श पर पटकते हुए चिल्लाकर कहता है, उस गधे को किसने अपॉइंट किया मेरे असिस्टेंट के नाम पर। राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, अभी से ही नहीं, पिछले 3 साल से वो तुम्हारा असिस्टेंट है, लेकिन लगता है तुम्हारा दिमाग किसी और वजह से खराब है, क्या हुआ है। मृत्युंजय फ्लो में बोला, यार महक घर चली गई है आपने। राजीव मृत्युंजय को देखने लगता है तो मृत्युंजय को एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया, इसलिए वो जल्दी से अपने शब्द को सुधारते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि शोभित वापस आ रहा है। राजीव मृत्युंजय के मजे लेते हुए बोला, लगता है मेरे यार को प्यार हो गया है अपनी बीवी से। मृत्युंजय अपना चेहरा कठोर कर राजीव को घूरते हुए बोला, बकवास करने की एक हद होती है, और मैं मृत्युंजय सारंग किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी बकवास थिंक अपने दिमाग में मत लाना। जिस पर राजीव मृत्युंजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की से नहीं, अपनी बीवी से प्यार हो गया है। मृत्युंजय राजीव के बात को टालते हुए बोला, कशिश के बारे में क्या पता चला, कहीं इन सब में उसका तो हाथ नहीं है। राजीव मृत्युंजय के सवाल पर बोला, 13 साल आ चुका है, अगर तू बोले तो बेसमेंट में उसका इंतजाम करवाओ। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इसलिए तुम्हें पता है क्या करना है। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाता है और कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें FIR वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि कुबेर सोनवानी महक के साथ कुछ भी कर सकता है। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, मैं हूँ मेरी बीवी के प्रोटेक्शन के लिए, मेरे लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसे कुछ नहीं होगा। राजीव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं तुम्हें मैं, वैभव सोनवानी। रात का वक्त, फैमिली रेस्टोरेंट्स। पूरी अवस्थी फैमिली रेस्टोरेंट में रात के डिनर के लिए आई हुई थी और उनके साथ में अजीत भी आया हुआ था। सभी लोग लगभग अपना डिनर कर चुके थे। अजीत महक की तरफ एक छोटा सा तोहफा बढ़ाते हुए बोला, मेरी तरफ से हैप्पी वेडिंग गिफ्ट। महक अजीत की बात पर हैरान होते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं थी अजीत। जिस पर अजीत बोला, अरे अब आपने शादी की ट्रीट दे दिया तो क्या मैं छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकता, आपको इसे लेना पड़ेगा। महक अजीत की बात पर मुस्कुराते हुए उसे ले लेती है। शेखर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, अगर बच्चों आप लोगों को कहीं घूमने जाना है तो जा सकते हैं, मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। अजीत शेखर की बात पर बोला, अंकल क्या मैं सुधांशु और महक जी के साथ जुहू बीच जा सकता हूँ। अजीत की बात पर शेखर अपना सिर हिला देते हैं तो अजीत खुश हो जाता है। वो लोग जुहू बीच के लिए निकल जाते हैं। महक सी फूड देखते हुए जल्दी से उस तरफ चली जाती है और भेलपुरी बनवाकर खाने लगती है, जिसे देखकर अजीत मुंह बनाते हुए कहता है, क्या मैं आपको लेकर आया हूँ और आप ये अकेली खा रही हो। अजीत की बात पर महक मुस्कुराते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर आपको खाना है तो आप ही जाकर बनवा लीजिए। अजीत महक के हाथ से भेलपुरी लेते हुए बोला, मैं तो आपके कटोरे से ही खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर अजीत महक के साथ खाने लगता है। सुधांशु उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है और आइसक्रीम खरीदने चला जाता है। अजीत फिर से महक आपसे बातें करते हुए भेलपुरी खाता रहता है। महक को अचानक तिखा महसूस होता है, जिससे अजीत जल्दी से दुकान की तरफ पानी लेने चला जाता है। महक हाथ से ही अपने मुंह में हवा देने लगती है कि तभी एक हाथ जिसमें पानी था महक के सामने आ जाता है।
महक जल्दी से बोतल लेकर पानी पीने लगती है और पीने के बाद गहरी सांस लेते हुए कहती है थैंक यू। कहते हुए जिस शख्स ने उसे पानी दिया था उसकी तरफ देखती है। महक के सामने एक गोरा चिट्टा 25 साल का लड़का खड़ा हुआ था। महक बोतल उसे वापस करते हुए बोली, पानी पिलाने के लिए थैंक यू। वो लड़का बिना महक की बात का जवाब दिए महक को गहरी नजर से देखने के बाद दूसरी तरफ चला जाता है। महक को उसका इस तरह से देखना कुछ अजीब लगता है, लेकिन को ज्यादा ध्यान ना देते हुए फिर से अपनी भेलपुरी एंजॉय करने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। महक और सुधांशु जब घर आते हैं तब देखते हैं कि मेन हॉल में काफी सारे सामान पड़े हुए थे, जिसे देखकर महक अपने पापा शेखर की तरफ देखते हुए कहती है, पापा ये सारा सामान। मृत्युंजय वॉशरूम से बाहर आते हुए बोला, लेने आया हूँ तुम्हें। मृत्युंजय को देखकर महक की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से कहती है, आप मुझे लेने आए हो। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ इशारा करते हुए बोला, मॉम ने कहा कि तुम्हारे भाई ने धमकी दिया है कि अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा तो तुम्हें ये वापस सारंग विला नहीं भेजेगा, इसीलिए तुम्हें लेने आया हूँ। मृत्युंजय की बात पर सभी लोग सुधांशु की तरफ देखते हैं। सुधांशु मृत्युंजय के सामने जाकर कहता है, मुझे नहीं पता आप किस बात का बदला मेरी बहन से ले रहे हो, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि मीरा के साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन मैं ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा जिससे मेरी फैमिली वालों का सिर शर्म से नीचे हो, और मुझे नहीं पता कि मीरा किसके साथ और कहाँ गई है। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, डोंट वरी, वह तो मैं पता लगा लूंगा कि किसका कितना हाथ और कितना नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है साले साहब। उसके बाद शेखर की तरफ देखते हुए बोला, अंकल क्या मैं अपनी बीवी को लेकर जा सकता हूँ। नीरू मृत्युंजय की बात पर बोली, बेटा आप पहली बार हमारे घर आए हो, रात भर यही रुक जाओ, कल सुबह लेकर चले जाना महक को, कल ही तो आई थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। क्या मृत्युंजय रुकने के लिए तैयार होगा अवस्थी हाउस में, और उसका इस तरह से अचानक डिसीजन लेना नॉर्मल है या फिर उसके दिमाग में चल रहा है कुछ नई प्लानिंग? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ।